नमस्कार प्यारे साथियों। भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये जो हमारा चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसके लगभग 15 से अधिक वीडियो हमारे बन चुके हैं, उसका आज ये अंतिम वीडियो है। और इस वीडियो के साथ ही भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया, ये जो चैप्टर है, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मेरा जहाँ तक सोचता है, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमने क्योंकि 15 से अधिक वीडियो इसके बारे में देखे, लेकिन आपने डिटेल में पढ़ तो लिया। एग्जाम के टाइम पर रिवीजन कैसे हो, तो इसके लिए मैं एक रणनीति यहाँ पर अपना रहा हूँ कि जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और केवल मुख्य मुख्य तथ्य को देखेंगे, इतना डिटेल नहीं देखेंगे। हमने डिटेल में पढ़ लिया, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको देखेंगे, और अगर आपको एक बार रिवाइज करना है कि जल्दी से इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए क्योंकि चीजें आपको पता है, तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके बताना कि ये चीज आपको कैसी लगती है। प्यारे साथियों, ये जो अंतिम वीडियो है भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास से संबंधित, इसमें बात करेंगे कि हम पंचायतों हेतु सुझावों के बारे में कि जो पंचायत है इन्हें कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए क्या क्या सुझाव है। बात ये आती है कि सर हम सुझाव क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, हमने दो चीजें देखी पिछले वीडियो में कि पंचायतों की कुछ कमियां हैं, पंचायती राज व्यवस्था की कुछ ना कुछ कमियां हैं, और पंचायती राज व्यवस्था के सामने या पंचायतों के समक्ष कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इनको समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो सुझाव होगा ना। उन सुझावों की बात करते हैं कि किस प्रकार से पंचायतें अपने आप को सुदृढ़ कर सके, किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाएं जो संवैधानिक रूप से यहां पर चल रही है और कैसे सशक्त हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट यह है कि ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन पंचायती राज्य संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की इकाई मानी जाए। स्थानीय स्वशासन का मतलब यह है कि जो स्थानीय क्षेत्र है, जो स्वशासन है, वे इनके पास इतना अधिकार हो कि ये सही तरीके से कार्य कर पाए। कहने का मतलब कि पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की इकाई मानी जाए, यानी इनका जो क्षेत्र है, वे क्षेत्र यहाँ पर क्लियर हो, इन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे हमें काम करना है। तो पहला सुझाव तो यह है कि स्थानीय स्वशासन की इकाई मानी जाए। दूसरा है स्थानीय लोगों की ज्यादा भागीदारी। अब देखिए, स्थानीय लोगों की ज्यादा भागीदारी होना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अगर स्थानीय लोग ही रुचि नहीं दिखाएंगे विकास प्रक्रिया में, तो विकास नहीं हो पाएगा। केवल मेरे पढ़ाने से आप नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक कि आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी आप नहीं पढ़ेंगे। मैं कितना ही अच्छा यहाँ पर पढ़ा दूं, मैं चाहे यहाँ पर कितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सोल्व करा दूं, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हो आप। और जैसे कि आप यहाँ पर सहभागी बन रहे हो, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और आपका जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते जा रहे हैं। आपके जो डाउट आते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, आप कमेंट करते हैं, साथ ही आप रेगुलर पढ़ते हैं, आप यहाँ पर नोट्स बनाते चलते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक ऐसे ही दोनों के यहाँ से संयोग से ही चीजें सही तरीके से चल पा रही है। अगर केवल मैं पढ़ाता, आप नहीं पढ़ते, तो भी कोई औचित्य नहीं। आप पढ़ना चाहते थे, मैं नहीं पढ़ाता, या मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता, तो भी इसका कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब क्या है कि स्थानीय लोगों की अगर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी तो स्थानीय स्वशासन या बात करें पंचायतें यहाँ पर मजबूत होगी, इनका सशक्तिकरण होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई योजना है, स्थानीय लोगों को लग रहा है कि गांवों में इस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी ही समस्या है, हमारे यहाँ से शहर इतना दूर है या स्वास्थ्य केंद्र इतना दूर है कि व्यक्ति की और ज्यादा हालत गंभीर हो जाती है अगर हम उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में सरपंच से बात करेंगे लोग। सरपंच से बात करने के बाद अगर उसे लगता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए व्यवस्था हो सकती है, पंचायतों के पास इतनी राशि है या पंचायतों के पास इतना अधिकार है कि स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर हो सकते हैं, तो इसका मतलब वहां पर वो व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन व्यवस्था कब होगी, जब स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा विकास की प्रक्रियाओं में भागीदार बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा रुचि लेंगे कि अगर हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था होनी थी तो क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे क्या कारण है। लोगों को जागरूक बनना होगा, लोगों को प्रश्न पूछना होगा, तब जाके ये जो व्यवस्था है ये सशक्त हो पाएगी। तो एक सुझाव क्या है कि स्थानीय लोगों की पंचायती जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होना चाहिए।
अगला है पंचायती राज्य सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। आप कहेंगे सर पंचायती राज्य सेवा आयोग के गठन होने से क्या होगा? देखिए, जब कोई भी आयोग बनता है तो वह आयोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है। वह आयोग बात करता है कि किस प्रकार से आप ये जो कार्य कर रहे हैं इसे किया जा सकता है, इसे करने में कौन कौन से यहाँ पर चुनौती आएगी, इसे करने में क्या क्या करना होगा, किसी भी योजना को क्रियान्वयन कैसे करना होगा, कितने लोगों की यहाँ पर जरूरत होगी, और साथ ही जब आप कार्य को करेंगे तो कार्य किस तरीके से होगा, उस कार्य करने का ढंग कैसे होगा, उसका तरीका कैसा होगा। तो आयोग के गठन होने से यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है कि किस तरीके से चुनाव होना है, कब चुनाव होना है। यानी जब आयोग का गठन हो जाता है तो गठन होने के बाद चीजें इतनी स्पष्ट हो जाती है, और चीजों का स्पष्ट होना ही कहीं ना कहीं उस कार्य को बढ़ावा दे देता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हर चीजें स्पष्ट पता हो तो कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, और अगर आपको स्पष्ट नहीं पता हो तो कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे कि मानकर चलिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाते समय मुझे पता है कि अभी इतनी से इतनी बजे तक लाइट रहेगी। जैसे मानकर चलिए, उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मानकर चलते हैं हम शाम 8 बजे से 12 बजे तक बिजली रहना है ना। बिजली है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि शाम को 8 बजे से 12 बजे तक बिजली रहना है। अब मुझे स्पष्ट तरीके से पता है कि शाम को 8 बजे से 12 बजे तक बिजली रहना है। इसका मतलब अगर मुझे ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूं, अगर आपको पढ़ाना है तो इस समय में मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन पता लग रहा है कि बिजली कभी भी जा रही है, बिजली कभी भी आ रही है, तो मैं काम को सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा। मान लेते हैं कभी 9 बजे बिजली आ गई, कभी 10 बजे बिजली आ गई, कभी 10:30 बजे बिजली चली गई, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? सही तरीके से मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे स्पष्ट पता लग गया है कि 8 से 12 के बीच में बिजली रहेगी, मुझे इतना स्पष्ट पता है कि इस बीच में बिजली नहीं जाएगी, तो मैं इस बीच में वीडियो बना सकता हूं, इस बीच में पढ़ा सकता हूं, ताकि कार्य नियमित तरीके से हो पाएगा। ठीक ऐसे ही पंचायती राज सेवा आयोग अगर गठित होता है तो ये नियमित तरीके से चीजों को करवा सकता है, ये सुझाव दे सकता है कि कैसे हमें कार्य को करना है, और साथ ही नियम स्पष्ट हो सकते हैं। अगला है पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। पर्याप्त वित्तीय संसाधन, देखिए अगर पैसे नहीं होंगे तो आप कितनी ही अच्छी योजना बना लीजिए, उसका क्रियान्वयन करने की आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपके पास पर्याप्त वित्त के संसाधन नहीं हो तो आप कार्य कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपने कह दिया किसी ठेकेदार से कि आपको टंकी बनाना है पानी के लिए, लेकिन आपके पास धन की व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा? आपको रोड बनवाना है गांव में, आपको नालियां बनवानी है, आपको सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखना है, आपको पर्याप्त पैसे लोगों को देना है, और अगर आपके पास ही पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है, आपके पास ही पैसे नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब एक सुझाव ये भी है कि हमारे पास एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि पर्याप्त वित्त के संसाधन हो, हमारे पास पैसे की पर्याप्तता हो, हमारे पास ऐसे संसाधन हो जिसके द्वारा हम पैसे यहां पर प्राप्त कर सके। इसके संबंध में एक चीज ये भी हो सकता है कि जो हमने टैक्स के बारे में बात की थी, पर्याप्त रूप से टैक्स लगाया जाए ताकि पर्याप्त आय पंचायतों को हो सके, जिससे कि विकास का कार्य हो सके। दूसरा एक और हो सकता है कि जो वित्त के संसाधन है, वित्त के संसाधन बढ़ा दिए जाए, कि अभी तक हो सकता था टैक्स इन चीजों पर लगता था, टैक्स को बढ़ा दिया जाए। जो वित्त के संसाधन है उनको भी बढ़ा दिया जाए, ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा अगर प्राप्त होगा तो विकास के क्षेत्र में हम कार्य अच्छे से कर सकेंगे। अगला है कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण। कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है ये। एक बात समझकर देखिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रुपए दे दीजिए जिसे पता है कि इन पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे इन 1 लाख से मुझे 5 लाख रुपए बनाना है, और किस प्रकार से रोजगार भी मुझे यहां पर डेवलप करना है। और एक व्यक्ति ऐसे को दे दीजिए जिसे आपने 1 लाख रुपए दिए और उन पैसों को वह चाहेगा कि मैं बना पाऊं, लेकिन वह नहीं बना पाएगा। तो दोनों में अंतर यह हुआ कि जो पहला व्यक्ति है, अगर आप उसे पैसे देते हैं तो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, आपके पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। जबकि दूसरे व्यक्ति को अगर आपने पैसा दिया तो हो सकता है कि वह पैसा वापस लौट कर नहीं आए, क्योंकि उसे नहीं पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण होना बड़ा ही जरूरी है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि कम से कम संसाधनों में कम से कम उनके पास चीजें होती हैं और वो जीवन में इतना बेहतर करते हैं
इसका मतलब ये कि उनके पास मैनेजमेंट की जो विधा होती है, जो तकनीक होती है, वो बेस्ट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त वित्त है, पर्याप्त पैसे है, पर्याप्त उनके पास सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। अभी भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र से या दूर दराज के क्षेत्र से जिनके पास पर्याप्त संसाधन है ही नहीं, लेकिन वो पटवारी में सिलेक्शन लेकर ही बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ठीक है यार, अभी क्या पढ़ना, बाद में पढ़ लेंगे, वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे, सिलेक्शन उस समय हो जाएगा, और वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कितने संसाधन हो, जरूरी ये है कि उन संसाधनों का समुचित प्रयोग कैसे हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो संसाधन हमेशा असीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संसाधन हमेशा सीमित रहेंगे। सीमित संसाधनों से बेहतर कर पाना ही यहां पर लक्ष्य होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। अगर आप प्रशिक्षण नहीं देंगे तो हो सकता है कि वह कार्यों की प्राथमिकताओं को निर्धारित नहीं कर पाए। प्रायोरिटी अगर निर्धारित नहीं होगी, कहां पर पैसा कितना लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, कम से कम पैसों में हम ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, अगर कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण ही नहीं रहेगा तो आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते। अगला है पंचायतों व राज्यों के क्षेत्राधिकार स्पष्ट हो। वही बात हो गई कि अगर आप चीजों को स्पष्ट कर देंगे तो काम बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास, ये जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट होता है। इसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें हम इस पूरे चैप्टर के जो 15 से 20 वीडियो है, इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इन्हें हम संक्षेप में देखेंगे, बहुत कम समय में देखेंगे, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें सोल्व कर पाए। अगर वीडियो आपको सही लगता है तो चैनल पर कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।